नमस्ते दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो हम लेके आए यूपीएससी प्रीलिम के ऊपर। तो दोस्तों इस यूपीएससी प्रीलिम जो है ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। जब तक आप ये स्क्रीनिंग टेस्ट पास नहीं होते तब तक आपको नेक्स्ट स्टेज में एंट्री नहीं दी। आपकी मेंस की प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपने प्रीलिम क्वालिफाई नहीं किया है तो आपको मेंस को चांस नहीं मिलता। तो एक कंफर्टेबल मार्जिन से प्रीलिम पास करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो कंफर्टेबल मार्जिन जो प्रीलिम पास होता है और जो फेल होता है उसमें ज़्यादातर डिफरेंस नहीं होता है। बस 2-3 क्वेश्चंस का डिफरेंस रहता है। वो 2-3 क्वेश्चन आपके सही कैसे आए, आपको कैसे फ़ायदा मिले, इसलिए आज का ये वीडियो मैंने बनाया। तो सभी का स्वागत। यूपीएससी 2019 के एग्ज़ाम में मेरे इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में भी सिलेक्शन हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है कि प्रीलिम्स में 2 पेपर GS1 एंड GS2 पेपर 2। तो जीएस पेपर में 6 टॉपिक्स है, सब्जेक्ट्स है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर्स, और साइंस टेक भी है। ठीक है। तो पॉलिटी इन सारे सब्जेक्ट्स में से जो जिसका कॉस्ट बेनिफिट रेशो अच्छा है, जिसका रेट ऑफ रिटर्न अच्छा है, जिसका आरओआई अच्छा है, वो टॉपिक्स हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया एंड इकोनॉमिक्स हो गया। ये जो 5 टॉपिक्स है वो आपको कमाल की लीड दे सकते हैं, कमाल की मार्जिन दे सकते हैं। तो इसके लिए इस टॉपिक के ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिटी की अगर हम बात करेंगे तो पॉलिटी में हमें पता है कि सब लोग यम लक्ष्मीकांत पढ़ता है। बिल्कुल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप इससे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यम लक्ष्मीकांत पढ़ते समय किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? यम लक्ष्मीकांत पढ़ते समय आपको एक कंपैरेटिव स्टडी करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है। सेंट्रल गवर्नमेंट है फेडरल लेवल पे, सेकंड है स्टेट लेवल पे। जैसे आप प्रेसिडेंट पढ़ते हैं तो आप गवर्नर पढ़े और इससे कंपैरेटिव स्टडी बनाएं। पार्लियामेंट पढ़ता है तो स्टेट असेंबली पढ़े, उसका कंपैरेटिव स्टडी बनाएं। सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं, हाई कोर्ट पढ़े, उसका एक कंपैरेटिव स्टडी करें। इसके साथ यम लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आप डिफ़िकल्ट टू मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इजी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है। तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए एनसीईआरटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो है वो आपको पढ़नी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम? What is the difference between constitutional right and fundamental right? What is the difference between basic right and fundamental right? तो ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें आपको एनसीईआरटी से क्लियर हो जाएगी। मेरा ये कहना है कि आप पीवाईक्यू देखिए पॉलिटी के, और लक्ष्मीकांत के साथ पॉलिटी का एनसीईआरटी पढ़िए। आपको अभी इसकी रिवीजन करने की ज़रूरत है। पॉलिटी की एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी लेकिन आप इसकी रिवीजन कीजिए। तो हिस्ट्री में हमारे 3 हम कर सकते हैं कि एंसेंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है। मॉडर्न हिस्ट्री आपको करना ही करना है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। किससे करना है? स्पेक्ट्रम से। सभी को पता है स्पेक्ट्रम इज अ आइडियल बुक फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। जब आप स्पेक्ट्रम से हिस्ट्री करते हैं तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। कौन से वो 2 चीज़ है? सबसे पहली चीज़ है पर्सनैलिटीज़। जो इंडियन पर्सनैलिटीज़ है या फॉरेनर पर्सनैलिटी है, मॉडर्न इंडिया में रोल प्ले किया उन्होंने, उसके ऊपर ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? जो पर्सनैलिटी है उसने कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए है? ब्राह्मण समाज स्टार्ट किया, आर्य समाज स्टार्ट किया, राइट, और कोई समाज स्टार्ट किया, उसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स थी? ठीक है, उन्होंने कितने कौन सी किताबें रखी, कौन से न्यूज़पेपर स्टार्ट किए, और उन्होंने कौन से आईएनसी के सेशन का चेयरमैन बने या फिर अध्यक्ष बने, राइट। तो फॉरेनर किस रोल में मॉडर्न इंडिया के स्ट्रगल में जुड़े थे, क्या रोल था? और उसमें दूसरा आता है ब्रिटिश ऑफिसर्स, वाइसरायज एंड गवर्नर्स। तो जब भी आप मॉडर्न इंडिया की रिवीजन करेंगे तो स्पेक्ट्रम के हर एक चैप्टर के पीछे एक समरी है, उस समरी से आप रिवीजन करना। और इस किताब के एंड में एक टेबल दिया है, तो उस टेबल में वाइसराय और उनकी कामगिरी या फिर उनका जो रोल है वो लिखा है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस इनके सेशंस कहाँ हुए, कौन से मेजर रिजोल्यूशन वहाँ पे पास हुए, उस सेशन की क्या खासियत थी वो लिखा है। पर्सनैलिटीज़ का भी उन्होंने वहाँ पे टेबल बनाया। तो वो जो टेबल है वो पढ़ना मत भूलिए, ठीक है, उससे रिवीजन करना मत भूलिए। एंड्स एंड मिडिवल में
आप एनसीईआरटी जो तमिलनाडु गवर्नमेंट की है उससे कर सकते हैं, तमिल स्टेट की है उससे कर सकते हो। सेकंड आता है, एक टिप मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, आप मॉडर्न इंडिया के साथ भक्ति मूवमेंट, एंशंट मेडिवल में आपने कुछ नहीं पढ़ा लेकिन भक्ति मूवमेंट ज़रूर करना और जैनिज़्म बुद्धिज़्म ज़रूर करना। क्या करना? भक्ति मूवमेंट और जैनिज़्म बुद्धिज़्म। आर्ट एंड कल्चर में आप नीति संज्ञाना की जो बुक है वो मुझे लगता है काफ़ी है, लेकिन आर्ट कल्चर में और एक टिप मैं देना चाहता हूँ, आप स्टेट एंड उनके जो फोक सॉन्ग है, फोक डांस है, फोक फेस्टिवल्स है, म्यूज़िक है, स्टेट और वो आप करना। फिर क्लासिकल डांसेस जो है हमारे उसको डिटेल में करना। उससे कोई पर्सनैलिटी जुड़ी थी, फेमस पर्सनैलिटीज़, कोई पुरस्कार मिला है तो वो न्यूज़ में है तो उसके क्वेश्चन आ सकता है। उस किस रिलीजियस टेक्स्ट के आधार पे वो डांस बना है वो भी देखना ज़रूरी है। फिर आता है उसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो भी देखना ज़रूरी है। कौन सी स्टोरी दिखाई जाती है, रामायण की दिखाई जाती है, महाभारत दिखाई जाती है, ये भी देखना ज़रूरी है। तो क्लासिकल डांसेस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्लासिकल लैंग्वेजेस है, अभी मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया है तो उसके भी ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, उसके क्या क्राइटेरिया होता है और कौन सी और पहले क्लासिकल लैंग्वेजेस को दर्जा दिया है। नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी जो है बहुत ही इजी टॉपिक है, फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी। तो एनसीईआरटी के 11th एंड 12th के एनसीईआरटी जो है वो कवर करने में बहुत मदद करता है। अगर कुछ टॉपिक छूट जाता है तो आप जीसी कर सकते हैं। मैपिंग जो है जो एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैपिंग के क्वेश्चंस करना। आप मैपिंग जो है अभी बहुत अप्लाइड आ रहा है, अप्लाइड का मतलब इंटरलिंकिंग हो रही है। जैसे मैपिंग एनवायरनमेंट के साथ लिंक किया जाए, नेशनल पार्क पूछ रहा है किस स्टेट में बना है, कौन सी नदी उसमें से जा रही है, ये मैपिंग उसके लिए पूछ रहा है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ज्योग्राफी में मैच द पेयर्स में पहले जैसे 2 कॉलम आते थे ए एंड बी, अभी उसके 3 कॉलम आ रहे हैं ए बी सी। तो क्या हो रहा है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ रही है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए PYQ देखना मत भूलिए, जो PYQ से आपको ट्रेंड पता चल रहा है। इकोनॉमी, इसका है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इसका बहुत अच्छा है। इकोनॉमी को निगलेक्ट करने की भूल मत कीजिए। कौन से भी क्लास की रिकमेंड करूंगा, वाजराम रवि की होगी या फिर श्याम आयस की होगी, इसकी इकोनॉमी की बुकलेट जो है ज़रूर पढ़िए। उसके से बेसिक कंसेप्ट जो है ज़रूर पढ़े, जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया, क्या है ज़रूर पढ़िए। जो आता है प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, गवर्नमेंट की जो पब्लिक इकोनॉमी है उसके बारे में। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे में आपको एडवाइस दूंगा कि आप उसको डिटेल में, मतलब डिटेल में ओरिजिनल बजट की बुकलेट आती है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी क्लास की बजट और इकोनॉमिक सर्वे की बुकलेट उठा सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो इकोनॉमी में स्टैटिक को निगलेक्ट करने की भूल मत कीजिए, स्टैटिक को बहुत अच्छे से पढ़िए, उसके क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी आता है और आप इसको ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में तो वाजराम रवि की पढ़ सकते हैं या फिर शंकर आयस है उसके आप किताब है एनवायरमेंट की, इकोलॉजी की, वो पढ़ सकते हैं, उसमें से आप स्टैटिक कर सकते हैं। करंट अफेयर में आपको नेशनल पास हुए या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूएनएफसीसी होगी या IPCC होगी, या फिर स्पेसिस इन न्यूज़ है, कौन सी भी नई स्पीसीज़ का पता चला है, वेस्टर्न घाट में हुआ, हिमालयाज़ में हुआ, उसको आपको देखने की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी एक्ट में कुछ अमेंडमेंट लाई है, EPA हो गया, WPA हो गया, तो इसको आपको देखने की ज़रूरत रहती है, इसको आपने पढ़ने का ज़रूरत है। तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के स्टैटिक के क्वेश्चंस भी बहुत सिंपल आते हैं, ईजी आते हैं, हमें उसको रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, और करंट अफेयर्स में हमें मैपिंग की उसके साथ कनेक्शन देना चाहिए, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को मैपिंग के साथ देखना चाहिए। ठीक है, कौन सा नया नेशनल पार्क बना है, कौन सी नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है, कौन से स्टेट में बनी है, 2 स्टेट में है या फिर एक ही स्टेट में है, ठीक है, वो देखने की ज़रूरत है। साइंस टेक में मोस्ट ऑफ द साइंस टेक के क्वेश्चन जो है वो अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अभी कोई टेक्नोलॉजी चर्चा में है, डिस्कशन में है, न्यूज़ में है, उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। इस साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। उसमें डीप टेक हो गया, डीप सीक हो गया चाइना का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी हो गया, ठीक है, फिर इसका LLM क्या है, आर्टिफिशियल AI एजेंट्स क्या है, ठीक है, वो भी थोड़ा सा डिटेल में देखिए, उसके ऊपर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। इसरो के मिशन है उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अभी जैसे सुनीता विलियम्स को वापस लाया जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उससे, तो उन्होंने उनके ऊपर रिकॉर्ड बने हैं कि वो लॉन्गेस्ट स्टेइंग इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो कितना वो रिकॉर्ड बना है वो देखने की ज़रूरत है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है, इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। करंट अफेयर में हमें न्यूज़पेपर हर कोई रोज़ पढ़ता है, नहीं पढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ता है तो कोई भी क्लास की 365 उठा लो या फिर मंथली मैगजीन उठा लो, उससे करंट अफेयर करिए। इसके साथ मैं और एक टिप करंट अफेयर्स की देना चाहता हूँ। करंट अफेयर्स में आपने जो भी टेस्ट सॉल्व किए हैं, उस टेस्ट में जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आए, आप उसको ज़रूर गो थ्रू कीजिए। देखो, अगर मैं एग्ज़ाम पेपर सेट कर रहा हूँ तो करंट अफेयर्स के जो भी वेरी हाईलाइटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो क्वेश्चंस आपने टेस्ट सीरीज में देखे हैं वो आप में एक्चुअल पेपर में आ सकते हैं। तो जो भी आपने टेस्ट दी है उसमें से प्री पीटी के उसमें से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है उसको रिवाइज करना मत भूलिए। अब मंत्रा जो है वो सिंपल सा मंत्रा है, रीड रिवाइज रिवाइज। लास्ट 15 दिन में कोई भी नया मटेरियल पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको रिवीजन करनी है, कंसोलिडेशन करनी है। लास्ट 15 दिन में कोई भी टेस्ट सीरीज आपने सॉल्व नहीं करनी है। आपने पीवाई कुछ देखने हैं लेकिन टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं करनी है। ठीक है, आपने माइंड मैप बनाए होंगे तो माइंड मैप से रिवीजन कीजिए, 1 पेज नोट बनाई होगी तो उससे रिवीजन कीजिए। कम से कम 3 बार स्टैटिक की रिवीजन होनी चाहिए। अगर नहीं होती आपसे रिवीजन तो उसका प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, तो उसका प्रेशर नहीं लेना है। आपके सोर्सेज जो है आप लिमिटेड रखिए, एक ही टॉपिक मल्टीपल सोर्सेज से मत पढ़िए। ठीक है, ज़्यादा डीपर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो टेस्ट सीरीज में ख्याल रखिए कि आप विद इन टाइम उसको पूरा करते हैं। मान के चलो 120 मिनट्स का टाइम है तो आपको 115 मिनट्स में ही टेस्ट सीरीज पूरी करनी है। 5 या 10 मिनट आप रिजर्व रखिए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का ख्याल रखिए। आप टेस्ट सीरीज में प्ले कर सकते हैं नेगेटिव मार्किंग के साथ। जैसे कि मान के चलो एक ऑप्शन आपने डिलीट किया है, 3 ऑप्शन बचे, तो 3 ऑप्शन में आप किसको सिलेक्ट करते हो, एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हो, ये आप टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाता है। ठीक है, तो रेगुलर जो मॉक आप टेस्ट सीरीज लेते हैं उसमें से आप अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस कर सकते हो कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आप जब टेस्ट देते हो तो आपका परफॉर्मेंस आप एनालाइज कीजिए, टॉपिक वाइज एनालाइज कीजिए, हिस्ट्री में कितने गलत हुए, ज्योग्राफी में कितने गलत हुए, फिर आपने कितने गलत किए तो उसमें क्या रीज़न था गलत होने में, आपको क्वेश्चन पता नहीं था फिर भी आपने तुक्का लगा दिया, या फिर आपने क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग आपसे गलत हो गया, कॉम्प्रिहेंशन है आपकी गलत हो गई, या फिर आपने ऑप्शन चूज करने में गलती कर दी, या फिर आपने आंसर मार्क करने में गलती कर दी। इसका आप एनालाइज ज़रूर कीजिए इसको। ठीक है, पीवाई क्यू एनालिसिस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने ज़रूर पीवाई क्यू देखे होंगे, लेकिन अभी भी आप आने वाले टाइम में 10 दिन 15 दिन हर रोज़ पीवाई क्यू का देख सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं, उससे आपको ट्रेंड पता होने में मदद हो जाएगा। दोस्तों, हम एक्चुअल प्रिपरेशन करते हैं, कंटेंट प्रिपरेशन करते हैं, प्रैक्टिस देते हैं, लेकिन हम एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते। कौन सी वो चीज़ है दोस्तों? हम मेंटल प्रिपरेशन पे ध्यान नहीं देते हैं। हमें मेंटल प्रिपरेशन पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो क्या है मेंटल प्रिपरेशन? दोस्तों, लास्ट 7 डेज में आप खुद को बर्डन नहीं करेंगे, ज़्यादा टारगेट्स नहीं रखेंगे, खुद को बर्डन नहीं करेंगे। इनफ स्लीप जो है, सफिशेंट स्लीप जो है आप लेंगे। ठीक है, लास्ट 7 डेज में आप बहुत ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहाँ पे प्रेशर फील होगा। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट है या फिर लास्ट अटैम्प्ट है, प्रेशर फील होगा। तो दोस्तों इस टाइम में आप वॉक पे जाइए, मोबाइल साथ में मत लेके जाइए, सेल्फ टॉक कीजिए, खुद से बातें कीजिए, खुद को समझाइए कि मैंने लास्ट 3 ईयर्स में मैंने इसकी प्रिपरेशन की, अच्छे से की है, और इस एग्ज़ाम में मैं अच्छे से पास हो जाऊंगा। खुद को समझाइए, खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट कीजिए। सेल्फ टॉक जो है वो बहुत हेल्प करता है। सेकंड स्ट्रैटेजी है, आप मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए। जब भी प्रेशर आएगा, स्ट्रेस आएगा, एग्ज़ाम के टाइम में भी हो या फिर उसके पहले हो, तो डीप ब्रीथ लेना सीखिए, उससे आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर रिलैक्स हो जाता है। मैनिफेस्टेशन एक और स्ट्रैटेजी है आपका। अगर इस पे ऊपर बिलीफ है तो आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, विजुलाइजेशन कीजिए। क्या विजुलाइजेशन करना है? एग्ज़ाम का दिन आप विजुलाइज कीजिए कि आप उठ के फ्रेश हो गए, आपने अपना जो एडमिट कार्ड है वो ले लिया है, पानी बोतल लिए, आप एग्ज़ाम सेंटर पे गए हैं, एग्ज़ाम सेंटर में अंदर जाके आपने अपना नंबर ढूंढ लिया है, वो उस हॉल में जाके बैठे हैं, आपके पास वो एम आई शीट आई है, आपने मार्क नंबर, रोल नंबर मार्क किया है, साइन सिग्नेचर कर दिया है, फिर आपको क्वेश्चन पेपर मिला है, आपने क्वेश्चन पेपर खोला, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, बहुत इजी है,
10 क्वेश्चन पर डे आपको बहुत इजी है, 50 क्वेश्चन पर डे है। पेपर बहुत इजी है, आपने अच्छे से सॉल्व किए, कोई भी गलती नहीं की है। कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे, उसको आपने सर्कल करके पीछे रख दिया है। ऐसे आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आपके पास अभी 15 मिनट बचे, आपने सेकंड राउंड कर लिया है। और जो भी आपके क्वेश्चन छोड़े थे उसमें से आपने स्मार्टली क्वेश्चन पिकअप कर दिया, आपने पेपर कंप्लीट कर दिया है। एक बार फिर से चेक किया, नंबर सही है, साइन सिग्नेचर आपने कर दिया है, पेपर वापस कर दिया है, वो मार्कशीट वापस कर दी है। ठीक है, ये आप प्रिपरेशन, ये विजुलेशन आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें से एक और टिप मैं देना चाहता हूँ, जब तक आपका इस पे भरोसा नहीं बनता, बिलीव नहीं बनता, तब तक ये काम नहीं करेगी। इसके लिए आपको इस स्ट्रैटेजी के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। फाइनल टिप जो है, तो आपको अब इस जो भी पीरियड बचा है, इस पीरियड में जो भी काम करना है, जो भी पढ़ाई करनी है, इसकी एक लिस्ट बनाइए। और उस टॉपिक्स की लिस्ट बनने के बाद उसमें से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको स्टार कीजिए या फिर अलग कलर कोडिंग कीजिए। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है, जो सेकंड प्रायोरिटी पे टॉपिक्स है, उसको ऊपर आप हाईलाइट कीजिए और स्मार्टली उस टाइप टॉपिक्स को पहले ख़त्म कीजिए। जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है वो आप लीजिए। इसके साथ आप सीसैट की प्रिपरेशन का मत इग्नोर कीजिए। सीसैट के पेपर है दिन ब दिन, ईयर बाय ईयर डिफ़िकल्ट आ रहे हैं। तो अगर नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड हो, मैथमेटिकल बैकग्राउंड हो, फिर भी आपको सीसैट की प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। सबसे अच्छा तरीका है सीसैट का पी वाई को देखिए। और सीसैट में जो लो हैंगिंग फ्रूट है, जैसे कि बेसिक मैथमेटिक्स हो गई, बेसिक रीजनिंग हो गई, इसको ज़रूर आप कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं, ऐसे ही अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।